का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं प्रियांशी, आप देख रहे हैं प्रियांशी पटवाल व्लॉग्स। तो भाई आज का वीडियो मेरा व्लॉग नहीं बनने वाला है, तो आज का वीडियो है मेरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टडा तो इन्फॉर्मेटिव ऑब्वियसली गेस क्रू हूँ तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्या दूंगी, ऑब्वियसली कैबिन क्रू से रिलेटेड ही दूंगी। तो आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कैबिन क्रू बनना है। कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि यार कैबिन क्रू के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो इफ़ यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू। तो पहला है कि एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है कैबिन क्रू बनने के लिए। तो सबसे पहले 12th पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, फिर चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए आपकी 12th क्लास कंप्लीट होने के लिए। और बहुत लोग एसओएल से भी करते हैं, ठीक है, तो वो भी चलेगा अगर आपने एसओएल से किया, बट रिकग्नाइज होना चाहिए कि फर्जी आप 12th सर्टिफिकेट चेप दे रहे हो उन्हें। तो 12th क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपका शो हो रहा है कि दैट यू पास्ड योर 12th क्लास। उसके बाद है एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 to 27 फॉर अ फ्रेशर, ठीक है। अभी यहाँ पे बात चल रही है फ्रेशर्स की, और मैं पूरा जो भी आपको बता रही हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी सब कुछ है ये सब मैं बता रही हूँ डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए, ठीक है। इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए नहीं है, ये डोमेस्टिक एयरलाइंस के लिए है, तो ये भी ध्यान रखना। और तो एज क्राइटेरिया हो गया 18-27 साल का। उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी, ऑब्वियसली हर कोई मिस्टेक करता है, बट ये अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बोल पा रहे हो, इतनी तो इंग्लिश आनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस तो ऑब्वियसली अगर होगा तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल गाइस, ठीक है। उसके बाद है स्कार। और हाँ, एक बहुत मेन क्वेश्चन रहता है लोगों के लिए कि अगर हमारा स्कार है, टैटू है, क्या करें। नहीं चलोगे भाई। टैटू तो अगर आप टैटू है जहाँ पे, अगर टैटू आपकी ऐसी जगह की जो विजिबल हो रहा है, रिजेक्ट हो आप। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट एविएशन में टैटू इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। आप कमर पे बना रहे हो, आप ऐसी जगह बना रहे हो जहाँ पे विजिबल नहीं है तो चलेगा, फिर तो क्या ही मतलब ना लोगों को। बट ऐसी जगह जहाँ पे विजिबल है, आपके हैंड में हो गया, ठीक है, नेक पे कोई कोई बनाता है तो वो भी नहीं चलेगा यार। कोई एंकल में बनाता है कोई, तो एंकलेट बोल रही हूँ, एंकल में बनाता है कोई, तो वहाँ पे भी नहीं चलेगा। मतलब जहाँ पे टैटू विजिबल हो रहा है वो नहीं चलेगा। और बात रही स्कार्स की, तो वो कुछ होते हैं ना, कुछ लोग आशिकी में आशिक डूबे, आशिक अपने प्यार में हाथ काट रहे हैं वो, तो भाई वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि भाई जब मैं इंटरव्यू देने गई थी लास्ट ईयर में, देने गई थी इंटरव्यू, इतनी सारी लड़कियां पता क्यों रिजेक्ट हुई, क्योंकि उनके हाथों में ना ऐसे कट मार्क्स थे। काटे होंगे हाथ, नस वस काटी होगी तो वो निशान तो बना रहता है। एक नहीं भाई, 4-5 निशान है कटने के। कैन यू इमेजिन। मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रही कि लोग आशिकी में डूब के हाथ काटते हैं, ठीक है, बहुत रीजंस होते लोग, बट नहीं करना चाहिए, अच्छा तो नहीं है ये, ठीक है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बट मैं बता रही हूँ कि कोई भी स्कार नहीं होना चाहिए। बट हाँ, जैसे मेरा यहाँ पे है, ठीक है, मेरे सर पे यहाँ पे होगा शायद, बहुत ही माइनर है, ठीक है, तो मैं इसे मेकअप से मेरा छुप जाता है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको कोई माइनर है जो मेकअप से छुप सकते हैं तो कुछ इशू नहीं है। बट हाँ, जो मेजर्स हैं कि छुप ही नहीं रहे हैं, छुपा ही नहीं पा रहे, उन्हें कितना ही पूरी बॉटल कंसीलर की लगा दी फिर भी नहीं छुप रहा है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और एक और चीज़ है कि मोल, आपके तिल जो होते हैं, क्या वो अगर हैं तो क्लियर नहीं कर पाओगे, नहीं। देखो ये तो आपके बचपन से ही है ना, आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये नेचुरल है। तो आप पे कुछ कहीं भी मोल हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि ये तो नेचुरल है आपके, तो क्या हम क्या ही कर सकते हैं। अब ये थोड़ा ना कि हटा सकते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता, मोल से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस, स्कार से फ़र्क पड़ता है। अगर स्कार्स हैं तो प्लीज़ या तो ढंग से मेकअप करके जाओ कि उन्हें वो छुप सके, अदरवाइज़ तो जैसी आराम। तो अब आते हैं हम कि कैसे एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। अब आप सब में निपुण हो कि हाँ चलो ये टिक टिक मार्क हो गए। अब बारी आती है कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात, किसी की बातों में मत आओ प्लीज़, क्योंकि आज के टाइम में बहुत स्कैम होते हैं कि ये भर लो, इतने पैसे दे दो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ मत करो, कुछ भी मत, किसी की मत सुनो,
खुद की बुद्धि का प्रयोग करो, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे करना है अप्लाई। तो देखो कैसे करना है। आप गए इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक करो इस पर। उसके बाद आपको आ जाएगा इंडिगो का ऑफिशियल वेबसाइट का पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप जाओ करियर ऑप्शन में, जो 3 डॉट्स थे, ठीक है। यहाँ पे देखो करियर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। आपके सामने पूरा चिट्ठा खुल के आ जाएगा। अब कैबिन क्रू आता है आपका इन फ्लाइट सर्विसेज के अंदर, तो बस उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कर देना है सर्च फॉर जॉब। उसके बाद फिर यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई। एक मिनट, ये यहाँ पे मिलेगा सर्च फॉर जॉब, यहाँ पे करेंगे हम अप्लाई। अब बोलेंगे कौन से पोजीशन के लिए, तो सिंपली डाल दो कैबिन क्रू पोजीशन में डाल दो। और आपसे लोकेशन पूछेगा तो लोकेशन कोई सी भी डाल दो। मैं दिल्ली में हूँ तो इसमें दिल्ली में डाला है। आप मुंबई डालना चाहो तो मुंबई डाल दो, पुणे, जहाँ पे भी आप हो उस लोकेशन में डाल सकते हो। उसके बाद आएगा सर्च फॉर जॉब। तो फिर देखो यहाँ पे अब जब आपने सर्च किया तो आया कैबिन अटेंडेंट करके, बस आपके सामने आ गया। डेट आ गई, वेन्यू आ गया, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक और चीज़ मेन इंपॉर्टेंट, कैबिन क्रू के लिए मिनिमम हाइट चाहिए होती है 155 सेंटीमीटर डोमेस्टिक के लिए, ठीक है। बस फिर क्या, अप्लाई फॉर जॉब करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको करना है लॉगिन। अपनी लॉगिन आईडी बनानी है, फिर सिंपली आपको एक फॉर्म भरना होता है, वो आपको भर के जाना है। देखो मैं अपने हिसाब से पूरा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया, मैंने ये बता दिया कैसे अप्लाई करना है। स्टिल अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ रही हूँ या मेरे से कुछ छूट रहा है, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगी। 1 मिनट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्या हमें इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा डिप्लोमा करें, किस में डिप्लोमा करें, क्या करें, कौन सी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करें। गाइस नो, डोंट अपने 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख मत खर्च करो इन इंस्टीट्यूशन में जाके। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट आप ये बताओ, आप जो चीज़ खुद से कर सकते हो, ठीक है, ईजिली कर सकते हो, तो वहाँ पे आप 2 लाख दे के क्या करोगे, ये बताओ। इंस्टीट्यूशन आपको क्या सिखाते हैं? आपको जो इंस्टीट्यूशन सिखाएगा ना, वही चीज़ आपको कंपनी में आकर 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। सच बता रही हूँ। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप इंग्लिश का ट्यूशन लगा लो, कोचिंग लगा लो, इंग्लिश सीख लो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू ज्वाइन अ इंस्टीट्यूशन, बिकॉज नो, कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओ, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके उसके बाद 3 महीने की ट्रेनिंग चलती है, जिसमें आपको सब कुछ सिखाएंगे A to Z, ठीक है। आपको सेफ्टी के बारे में सिखाएंगे, आपको सर्विस के बारे में सिखाएंगे, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाते हैं आपको, ठीक है। कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब सिखाते हैं उस 3 महीने की ट्रेनिंग में। और यही नहीं, आप तो अब कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो आपको पे करना पड़ता है, कंपनी आपको पे करती है। उन 3 महीने की ट्रेनिंग के टाइम कंपनी आपको पे करेगी एज अ सैलरी। कम सैलरी होगी लेकिन स्टिल वो आपको पे करती है, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्टली गो फॉर वॉक इन इंटरव्यू, कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से एक बिग नो है। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या हम कौन सी उसमें जाएं, इसे बहुत इंस्टीट्यूशन है, फ्रैंकफिन है, ये सब है, तो क्या हम जाएं, मत जाओ प्लीज़, डोंट गो, ठीक है। आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस है, वॉक इन इंटरव्यू पे जाओ सीधा, ठीक है। वहाँ पे सेलेक्ट हो, एयरलाइंस में आओ, 3 महीने की ट्रेनिंग लो, पैसे कमाओ, पैसे छापो भाई, छापो, ठीक है। तो पैसे गंवाने नहीं है, पैसे कमाने हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके लिए इंसान काम करता है, वो है हाय पैसा, हाय पैसा। तो पैसे में अगर मैं बताऊं कि क्या सैलरी है, क्या पर्क्स है कैबिन क्रू का, तो अगर मैं वैसे बताऊं तो पूरा का पूरा एक ग्रीन कारपेट है, ठीक है। देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आप 18 साल की उम्र की, क्योंकि आपका मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर्स, ठीक है। आप सबको बहुत क्रू लोग हैं जो 12th क्लास कंप्लीट करते ही कैबिन क्रू बन जाते हैं। 18 साल की उम्र में ही वो लोग कैबिन क्रू बनते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन करो, आप 18 साल की उम्र से आप इतना कमा रहे हो कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुके हो। बिकॉज अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो आपका मतलब देखो, सैलरी तो ऑब्वियसली कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है, ठीक है। इंडिगो का सैलरी क्राइटेरिया अलग है, एयर एशिया का अलग है, अकासा का अलग है, एयर इंडिया का अलग है। तो
मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 50,000 तो आपके कहीं नहीं जाते, ठीक है। 50,000 आपके हाथ में मिलते हैं आपको, सब कुछ बता रही हूँ, पूरा सैलरी, आपके पर्क्स, अलाउंस, सब कुछ मिला मिलो के आपका 50, 45, 50, उससे बढ़कर भी होता है, लाख लाख तक ही पहुँचता है अगर आपकी अच्छी एयरलाइन है तो, ठीक है। बट मैं बेसिक बता रही हूँ, कम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो 45, 50 तो आपका आराम से हाथ इन हैंड आपका आता है, ठीक है। तो देख लो भाई, 18 साल की उम्र में आप 45,000, 50,000 कमा रहे हो, कुछ बुराई है इसमें? कुछ बुराई नहीं है, ठीक है। तो यार देखो, फाइनेंशियली वाइज अगर मैं बात करूँ तो कैबिन क्रू एकदम कहते हैं ग्रीन कारपेट है भाई, पूरा ग्रीन कारपेट, ठीक है। तो सैलरी तो आराम से बहुत अच्छी खासी है, आपको अलाउंस भी मिलते हैं, आपको पर्क्स भी मिलते हैं, आपको बोनस भी मिलता है, ठीक है। अगर कंपनी का वो कंपनी टू कंपनी, देखो मैं जो भी सैलरी की बात होती है तो एक बात होती है कंपनी टू कंपनी की, कंपनी कैसा पे कर रही है। बट अगर मैं ओवरऑल बता रही हूँ तो वही है, हर कैबिन क्रू को सैलरी मिलता है, सैलरी के साथ साथ उनको अलाउंस भी मिलता है, पर्क्स भी मिलते हैं, बोनस भी मिलता है। तो कल कुरा के 50, 60, 70 अपना अपना। तो अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ कि कैबिन क्रू के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो सबसे पहला तो हाई पैसा फाइनेंशियली वाइज बहुत बेस्ट है, ठीक है। बहुत सही कमा लेते हो आप 12th क्लास के बाद, या आप इतना अच्छा कमाने लग जाते हो। नॉट अगर मैं 12th क्लास की बात नहीं करूँ, अगर आप 25, 26, 27 साल के हो तब भी बहुत अच्छा कमा लेते हो यार। अगर आप अच्छी एयरलाइंस में जाओगे, 60, 70 आपके हाथ में 1-1 लाख तक सैलरी जाती है। इंटरनेशनल की तो 2 लाख 3 लाख सैलरी जाती है, सच बता रही हूँ। तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो फाइनेंशियली वाइज बेस्ट है। दूसरा, घूमने को मिल रहा है, जो सब कोई बोलते भाई कितनी कितनी क्या बोलते से हाई फाई लाइफ है आपकी, तो घूमने को बहुत मिलता है, ठीक है। महीने में आप मतलब अगर 30 दिन का महीना है ना, तो आप 15 दिन तो आप बाहर ही रहते हो, ठीक है। 15 दिन आप बाहर रहते हो, 6 जिसमें से आप पूरा कभी इस कंट्री में हो, कभी उस स्टेट में हो, कभी उस सिटी में हो, तो एक्सप्लोर करने को बहुत मिलता है, घूमने को बहुत मिलता है। तो कोई कोई होता है इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, गो फॉर इट, गो फॉर इट, मैं कह रही हूँ एकदम ग्रीन फ्लैग है कैबिन क्रू ट्रैवलर्स के लिए, जिनको ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली हो गया, एक्सप्लोर करने को हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, 9 to 5 में जॉब कर रहे हो, तो आपको सपोज है कि आपको बॉस पसंद नहीं आया, समझ रहे हो कि यार बॉस बड़ा खड़ूस है, ये है वो है, तो आपको पूरी टाइम उस बॉस को झेलना है, वो चाहे फिर कैसा भी हो। बट कैबिन क्रू में क्या है, आपके डेली नए क्रू बन रहे हैं आप, मतलब हमारे इसमें क्या होता है, कैबिन क्रू में क्या होता है कि आप हर दिन अलग सेट ऑफ क्रू के साथ काम करते हो, समझ रहे हो। मतलब अगर आज मैं एक के साथ काम कर रही हूँ तो कल मैं किसी और के साथ काम करूँगी। तो ये एक प्लस पॉइंट भी लगता है मुझे कि भाई अगर आज इंसान अच्छा मिला है, तो अगर आज इंसान बुरा मिला है तो चलो कोई बात नहीं यार, एक ही दिन झेलना है इसे, कल को कोई और सेट ऑफ क्रू मिलेगा तो वो अच्छा मिलता है। तो एक ये प्लस पॉइंट भी है। और बहुत प्लस पॉइंट है, आपको लोगों को एक्सप्लोर करने को मिलता है, आपको लोगों को समझने की ना वो एबिलिटी बढ़ती है कि अच्छा लोग ऐसे होते हैं, अच्छा लोग ऐसे सोचते हैं, समझ लो आपका मेंटालिटी पूरा चेंज होता ही है। वो तो मैंने देखा है भाई, मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हूँ ना, वो मुझे पता है। तो आप खुल जाते हो इस एविएशन में आगे ना, आप खुल जाते हो कि आप इतने लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो, आप इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, लोगों को देख रहे हो, समझ रहे हो, परख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता चलता है कि लोग कैसे कैसे होते हैं, कितने अच्छे होते हैं, कितने बुरे होते हैं, ठीक ठीक होते हैं। तो ऑब्वियसली तो ये सब तो आपका वो है, क्या है, फ़ायदे हैं फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू। तो एक और चीज़ होती है होटल का, ठीक है। 5 स्टार आपको होटल मिलते हैं भाई, 5 स्टार, 5 स्टार, कैन यू इमेजिन, इतने प्यारे प्यारे होटल, इतने प्यारा प्यारा खाना, तो क्या बुराई है यार। अब अगर मैं देखूँ ना, अभी लोग पैसे खर्च करके दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, फुकेट जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, बैंकॉक थाईलैंड नहीं, हाँ ठीक है, तो जा रहे हैं, तो उनका आने जाने का किराया लग रहा है, उनका होटल का किराया लग रहा है, ठीक है। फिर वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ का खर्चा लग रहा है। अपना क्या, आना जाना कंपनी की तरफ से, होटल कंपनी की तरफ से, अपना क्या खर्चा लग रहा है भाई, बस वहाँ पे घूमने का खर्चा लग रहा है। और कुछ खर्चा लग रहा है? कुछ खर्चा नहीं लग रहा, बस जहाँ पे आप घूम रहे हो कैब का खर्चा हो गया, कुछ शॉपिंग कर रहे हो उसका खर्चा हो गया, बस बाकी सारा वो कंपनी दे रहा है गाइज। ये फ्री की ट्रिप मान लो आप, तो ये लाइक
आने, अगर आप बाहर कंट्री, और हाँ वीज़ा सबसे मेन इंपॉर्टेंट, वीज़ा में कितने चोचले आते हैं कि यार वीज़ा नहीं लग रहा है, वीज़ा के पैसे दो, ये करो वो करो। हमारे यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। आप जा रहे हो, फ्लाइट ऑपरेट करके जा रहे हो, लेबर आपको मिल रहा है, मस्त आप घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त मौज मस्ती कर रहे हो, फ्लाइट ऑपरेट करके दोबारा वापस आ जा रहे हो, घूमने को मिल गया, पैसे ही बच गए, सब हो गया। तो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? लाइक ये तो हो गई तारीफ़ें। देखो मैं ये नहीं कह सकती कि एक, कहते हैं ना कि इंसान में अच्छाई नहीं होती है। ऑब्वियसली इंसान परफेक्ट नहीं होता है, सिर्फ इंसान ही नहीं, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो ऑब्वियसली प्रोज है तो कॉन्स भी होंगे ही, अच्छाई है तो बुराई भी होंगी ही। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मुझे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ झेलनी पड़ी हैं फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू। ठीक है, सबसे पहला आपका स्लीप शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, स्लीप साइकिल आपकी बेकार एकदम ऐसी हो जाती है ख़राब। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका फिक्स टाइम नहीं है। कॉर्पोरेट में क्या 9 to 5 जॉब है, फिक्स्ड है, सैटरडे संडे छुट्टी है, फिक्स्ड है, और नेशनल हॉलीडेज छुट्टी है, फिक्स्ड है। यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपको रात को 2 बजे भी काम करना पड़ रहा है, दिन के 2 बजे भी काम करना पड़ रहा है। ठीक है, सुबह सुबह 4 बजे उठ के भी काम करना पड़ रहा है, तो काम करना पड़ रहा है, कुछ टाइम फिक्स नहीं है, पूरी रात भर आपको काम करना पड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक आपको काम करना पड़ रहा है, तो कुछ भी फिक्स टाइम नहीं है। तो इसमें आपका स्लीप साइकिल बहुत बिगड़ता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, फॉर दोज जिनको होम सिकनेस है, ठीक है, जैसे मैंने पता, मैं पहले ऐसे थी कि अरे मैं को है अकेले रहने की आदत, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि भाई मैं रह लूँगी अकेले। ठीक है, बट जब मैं चेन्नई गई तो ओ भाई, मैं ऐसे, मैंने कहा नहीं रहा जा रहा हो, बट स्टिल मैं 9 महीने निकाल लिए। तो जो लोग पहले, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं घर से बाहर रह रही हूँ, तो मेरा ये फर्स्ट टाइम था, तो मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट था। ऊपर से हम जैसे खाना बनाना आता नहीं है, तो वो और डिफ़िकल्ट हो गया था। तो उन लोगों के लिए जिनको पहली बार घर से निकलेंगे बाहर, तो उन लोगों के लिए भी है कि भाई देखो, अगर आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो तो बेस्ट जॉब है कि आप, ठीक है, आप नए दोस्त बना रहे हो, नए लोग से मिल रहे हो, घुल मिल रहे हो। बट इफ़ यू इंट्रोवर्ट तो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, क्योंकि देखो हर दिन अलग अलग सेट ऑफ क्रू मिल रहा है। अब आप एक के साथ कंफर्टेबल हो गए, सपोज आज मैं किसी का फ्लाई कर रही हूँ, मैं उसके साथ एकदम कंफर्टेबल हो गई, अडेप्ट कर लिया उसके साथ खुद को, लेकिन अगले दिन दूसरा सेट ऑफ क्रू मिल रहा है, अब उसके साथ खुद को कंफर्टेबल करना है, समझ रहे हो। तो इंट्रोवर्ट्स के लिए थोड़ा हो जाता है कि लोनली सा फील होता है आपको, बट इतना भी लोनली फील नहीं होता है। ठीक है, तो इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट ये यार सबसे मेन पॉइंट, आपको खाना बनाना आता है ना, तो भाई सीख लेना था, खाना बनाना सीख लेना आप, क्योंकि मुझे नहीं आता था बनाना। मैंने तो अपनी जो बैंड बजाई है ना चेन्नई में, भाई साहब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, खाना बनाना आता था नहीं। और नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडिया का खाना मतलब अच्छा होता है, बट हमारे मसाले अलग होते हैं, उनके मसाले अलग होते हैं, बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो मेरे को पसंद नहीं आया था, सच बताऊँ तो खाने की बहुत मगजमारी चल गई थी मेरे जीवन में, तो 9 महीने। तो इसका थोड़ी बहुत ध्यान रखना। बाकी दोस्त वोस्त बना लेते हो, घूमना फिरना अच्छा खासा कर लेते हो, तो नो इशू है, तो कुछ दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा ये था कि यही था, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ मैं, तो उस चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इतना लोगों के साथ घुल मिल नहीं पाई थी। और तीसरा तीसरा और क्या है, और कुछ है, स्लीपिंग शेड्यूल में, हाँ छुट्टियों का, एग्जैक्टली छुट्टियाँ। देखो दुख होता है, ठीक है, होली पे आपके घर वाले होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको फ्लाइट के लिए जाना है। दिवाली पे घर वाले दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपको फ्लाइट पे जाना है। तो इसलिए थोड़ा छुट्टियों का भी होता है, क्योंकि देखो और टाइम तो मिले ना मिले कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट फेस्टिवल्स टाइम में होता है ना कि यार घर में मनाने का मन है। ऐसी बात नहीं छुट्टियाँ नहीं मिलती, आप अप्लाई करोगे तो छुट्टियाँ मिल जाएगी, बट कभी कभी मिलती है, कभी कभी नहीं मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली फेस्टिवल में हर किसी को घर रहना पसंद होता है, तो उस टाइम पे ना थोड़ी छुट्टियों का दिक्कत रहता है। बट स्टिल लाइफ है, लाइफ में तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, नहीं बट कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मेरे को ये लाइन पसंद नहीं आती कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पैसा कमाना है तो काम तो करना पड़ेगा ना यार, लग्जरियस लाइफ जीनी है तो ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ है, और तो कुछ इतना बुरा ही नहीं है। मैं बोलूँगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जॉब, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपको अपना नॉलेज होना चाहिए,
बस मैं इस वीडियो को इतनी लंबी नहीं कर रही हूँ, पता लगा लोग बोर हो जाएं, कुछ भी हो जाए। मैंने सिर्फ 3-4 टॉपिक इसमें कवर करे हैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दूसरा कैसे अप्लाई करना है, तीसरा कि क्या हमें कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की ज़रूरत है, चौथा कि क्या क्या इसमें हमें पर्क्स मिलते हैं, क्या क्या अच्छा चीज़ है इसमें, पाँचवा कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें झेलनी पड़ती है। तो ये 5 टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। अगर आपको और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे वैसी तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, तब जाके मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ कि अच्छा आपको ये जानना है, तब मैं आपको ये बताती हूँ। तो इसलिए आपको जो भी क्वेरीज़ है प्लीज़ कमेंट, हाँ, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर उस पर वीडियो चाहिए तब भी कमेंट करो कि येस वी वांट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो मैं ऑब्वियसली उस टॉपिक पे भी बनाऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछा जाता है, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो गाइस कर रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर पसंद आया हो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। ओके, तब तक के लिए राधे राधे एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। चक दे फतेह, ठीक है, राधे रानी आपके साथ है, बस भगवान का नाम लो और इंटरव्यू के लिए जाओ। ऑब्वियसली क्रैक करोगे, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मैंने बता दी क्या क्या प्लस पॉइंट होने चाहिए, क्या क्या आपके पास होने चाहिए, क्या क्या हुनर होना चाहिए आपके पास। तो अगर है तो गो फॉर इट। ओके, तो राधे राधे।